स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to Study IQ IAS. This is Utkarsh Singh and here we are in continuation with the Amber Number series. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 को, इनफैक्ट चैप्टर 5 के पार्ट 2 को वाइंड अप किया था और प्राइमेट्स के पास्ट और प्रेजेंट को जानने की कोशिश की थी, स्पेशली इन द इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट। नाउ इन दिस लेक्चर हम उस चीज को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, है ना। आपने वेरिएशन के फैक्टर्स को समझा, किस तरीके से वेरिएशन आते हैं, इवोल्यूशन कैसे होता है, और प्राइमेट्स जो कि हमारा ऑर्डर है। ऑलराइट, इन द क्लास मैमेलिया वी हैव डिस्कस्ड देयर आर सेवरल ऑर्डर्स। आप सिटेशिया की बात कीजिए या फिर सिरेनिया की बात कीजिए, कार्निवोरा, अंगुलाटा, प्रोबिस्कॉइडिया, रोडेंशिया, इडेंटाटा, है ना। सो जस्ट लाइक दोज वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द क्लास मैमेलिया एंड हमारा जो ऑर्डर है प्राइमेटा वो कई सारे सब डिविजन्स में बटा हुआ है। तो एट द लेवल ऑफ इंफ्रा ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, आप देखते हो कि अलग अलग जोन्स वहां पर बटे हुए हैं। हमने डिस्टिंक्शन को भी पढ़ा, कैसे प्रोजीमियंस, एंथ्रोपोइड्स, कैटाराइने, प्लेटिराइने डिफरेंट हैं। इवन जो न्यूअर ट्रेंड है, न्यूअर क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड अपॉन लाइक द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेप्सिराइने एंड हैप्लोराइने, उसको भी हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 5 पार्ट 2 में एम्बर नंबर में कवर किया। अगर आप सीरीज को फॉलो अप कर रहे हो तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आप प्लेलिस्ट को पहले सर्च कर लीजिए। आप क्रोनोलॉजिकल वे में चीजों को देखते हो, समझते हो, तो इट्स मोर बेटर। नाउ अप इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग द यूनिट और चैप्टर 6 ऑफ एम्बर नंबर, है ना, जो कि क्या कहती है, द फर्स्ट होमिनिन्स। तो हमने होमोनॉइडिया पढ़ा था, होमोनॉइड पढ़ा था, अब हम होमोनिन्स की बात करने वाले हैं। जब आप होमोनॉइडिया को पढ़ लेते तो वहां पर पोंगिड, होमिनिड दोनों थे, यानी एप्स भी थे, हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म भी थे और हम भी वहां पर लोकेटेड थे। बट नाउ हम बहुत ही क्लोज लेकर के आए हैं, प्रेजेंट डे ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और जो हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर थे पहले देखेंगे कि उनको हम कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड जब कैरेक्टराइज कर लिया तो क्या हमारे पास अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ओरिजिन के। ऑलराइट, सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर, होप सो आर यू। लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 6, एम्बर एंड एम्बर, द फर्स्ट होमिनिन्स, एंड दिस इज द पार्ट 1, है ना, यानी कि पार्ट 2 जो होगा वो हम सेकेंड वीडियो के अंदर में यहां पर कवर कर रहे होंगे। ऑलराइट, चलिए। सो इफ यू सी, ये इमेज यहां पर लगी हुई है, आपको फर्स्ट होमिनिन्स के बारे में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, और ये इमेज एम्बर नंबर ने चैप्टर के थीम के साथ वहां पर लगा करके आपको दी हुई है। अब एम्बर नंबर में डेफिनेटली हम फर्स्ट होमिनिन्स को जब यहां पर डिस्कस कर रहे हैं तो द एरिया द एम्बेड इज गोइंग टू बी ओनली एम्बर नंबर, है ना। हम यूपीएससी के सिलेबस या किसी और चीज के हिसाब से यहां पर डिस्कशन नहीं करने वाले। इट हैज टू बी अ ट्रू कवरेज ऑफ एम्बर नंबर बुक। नाउ एज पर द ऑथर्स, कि अगर हमें फर्स्ट होमिनिन्स को लोकेट करना है तो पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द होमिनिन को समझना होगा, जानना होगा। और एज पर ऑल द कंसेंसस अमंग द स्कॉलर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दैट इज बाइपिडल लोकोमोशन। ऑलराइट, हम इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन कर पाए, लेकिन आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ इरेक्ट पोस्चर द नीड वाज टू हैव अ प्रोलॉन्ग्ड जर्नी ऑन 2 फुट, दैट इज बाइपेडल लोकोमोशन। आर्बोरियलिटी जब तक थी, यानी कि हम जब पेड़ों के ऊपर हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे तो वहां पर आपने देखा था क्वाड्रपेडल लोकोमोशन है ना। ब्रेकिएशन आपको देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिएशन ऑल्सो देयर आर सेवरल अदर ट्रेंड्स दैट आर गोइंग ऑन, है ना। वर्टिकल क्लिंजिंग है, लीपिंग है, सेमी ब्रेकिएशन है, यू नेम एंड देयर आर दोज मूवमेंट्स। कई सारे जो एप्स हैं, इवन आप देखते हो कि आज की डेट में टेरेस्ट्रियल इन नेचर है, उनके बीच में इफ यू फाइंड नकल वॉकिंग का फिनोमेना काफी कॉमन है ना। चिम्प्स यानी कि चिंपैंजीज को आप देखते हो, या फिर आप अगर गोरिल्लास को उठा करके देखते हो तो वहां पर नकल वॉकिंग, फिस्ट वॉकिंग, दीज आर द थिंग्स दैट आर प्रीटी मच कॉमन। नाउ दे ऑल्सो कैन फॉर अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज मेंटेन दिस इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन, बट ओनली फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड। तो ये बाइपेडल लोकोमोशन एक कड़ी की तरह है जो कि हमें ह्यूमन इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ फर्स्ट होमिनिन को बता रही होती, दर्शा रही होती। ऑलराइट, सो इन दिस स्लाइड फर्स्ट बाइपेडल लोकोमोशन करने वाले होमिनिन को ढूंढना हमारा यहां पर एक मकसद होगा। जो अनडिस्प्यूटेड बाइपेडल होमिनिन्स के एविडेंसेस हैं, ये हमें सबसे पुराने
प्राचीन तौर पे आप जाओगे तो कहां से आपको मिलते हैं? आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से मिलेंगे। बाद में ईस्टर्न अफ्रीका को छोड़िए तो आपको सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से भी बहुत ही सारे रिच एविडेंसेस मिलने लगे। देयर आर साइट्स लाइक ओजी, है ना, ओरिजिनल गैंगस्टर नहीं है, ओल्ड वीआई गॉर्ज है। और मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, खासकर जब आप सिलेबस की प्रिपरेशन करते हो, कि पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस से भरी हुई इंपॉर्टेंट फॉसिल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को आप लोकेट करोगे। तो एक पॉलिटिकल मैप आप अफ्रीका का और बाकी जगहों का ले सकते हो, और उसके बाद आप इन इंपॉर्टेंट साइट्स को वहां पर मैप करोगे, कहीं पे पेस्ट कर दोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सो तंजानिया के रीजन में आप देख रहे हो, ठीक है, कीनिया के रीजन में, इथोपिया के रीजन में मल्टीपल ऑफ दो साइट्स आर लोकेटेड। लोमकुबी की साइड आप बात कीजिए, ओल्ड वीआई गॉर्ज की बात कीजिए, ठीक है। बाद में जाकर के हमें साउथ अफ्रीका से भी कई एविडेंसेस मिलने लगे। इसीलिए शुरुआती दौर पे देयर वाज अ असर्शन, देयर वाज अ क्लेम दैट ईस्टर्न अफ्रीका यूज्ड टू बी कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। बाद में साउथ अफ्रीका के साथ भी सिमिलर क्रेडल ऑफ मैनकाइंड या क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड टाइप के जो टर्म्स हैं वो एसोसिएट किए जा रहे हैं, है ना, यानी कि इंसानियत का पालना एक तरीके से, जहां पर ह्यूमन ओरिजिन हुआ। ऑलराइट, सो अब साउथ अफ्रीका में भी लास्ट लेक्चर में आई थिंक आपको कई सारी मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स बताई थी, स्टेरफोंटीन बीइंग द वन, क्रोमा ड्राई बीइंग द अदर, एंड द मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट फेमस जो आपको वंडरवर्क केव्स मिले, जहां से अर्ली फायर के एविडेंसेस भी हमें मिल रहे होते हैं, ठीक है। सो ये सारी साइट्स हमें अनडिस्प्यूटेड एविडेंस देती है अर्लीस्ट बाइपेडल होमिनिड्स के। कई सारे फॉसिल्स हमें यहां से मिले हैं जो कि डेट कर रहे हैं अराउंड 4.2 टू 4.4 मिलियन ईयर। सेफ मार्जिन के लिए हम इसको 4 मिलियन ईयर कहते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि बिफोर दैट द चांसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एनी बाइपेडल लोकोमोशन इज नॉन एग्जिस्टेंट। In fact, it is. We can see in the archaeological paleontological context that there are claims of fossil remains ranging from 5.2 to 6.4 million year ago that are nowadays claimed to be associated with bipedal locomotion, but those claims are not undisputed like these. ठीक है, वो अनडिस्प्यूटेड क्लेम्स हमारे पास नहीं है, उसके ऊपर डिबेट्स है, डिस्कशंस है। दिक्कत क्या होती है कि जब भी आपको इतने पुराने फॉसिल रिकॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इनकम्प्लीट इन नेचर, है ना। मैंने फॉरेंसिक के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आई थिंक मार्च या अप्रैल ऑफ 2023 के। आप वीडियोस को देखोगे, प्लेलिस्ट आई होप आपने सब्सक्राइब की होगी, सेव किया होगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की प्लेलिस्ट जो कि स्टडी आईक्यू के चैनल पे मौजूद है, या फिर आप उत्कर्ष सिंह एंथ्रोपोलॉजी भी डालोगे, एंथ्रोपोलॉजी बाय उत्कर्ष सिंह डालोगे तो भी हो सकता है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, जिसमें अराउंड 110 प्लस वीडियोस है, 110-15 वीडियोस आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। एंड उस प्लेलिस्ट में आपको फॉरेंसिक वाला एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके के पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए या आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जब हमें रिमेन्स मिलते हैं तो आप कैसे पहचानते हो कि ये मेल है या फीमेल है, एज क्या रही होगी डेथ के टाइम, कॉज क्या रहा होगा डेथ के टाइम, टाइम कितना हुआ है डेथ से, ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें है वो एक टेक्निक के थ्रू मिल रही होती है जो कि हम फॉरेंसिक के माध्यम से जानते हैं। ऑलराइट, सो आप चाहो तो एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद। जब हमें ये रिमेन्स मिलते हैं तो ये अक्सर पूरे नहीं होते, अनलाइक द रिसेंट, अगर अभी किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है और लाइक फ्यू डेकेड्स हुए हैं, है ना, तो आपको चांसेस है आपके पास, है ना, कि वहां पर आपको एक पार्शियली ना मिल करके कंप्लीट फॉसिल की रिकवरी हो जाए। और जब हम हजारों लाखों, ये कितने समय की बात हो रही है, 40 लाख साल पुरानी बात हो रही है, तो इतनी पुरानी बात जब आप करते हो तो फॉसिल रिमेन्स बहुत ही मीगर, एक तो मिलते बड़ी मुश्किल से कम है, और जो मिलते हैं वो भी क्या होते हैं, पार्शियल नेचर के होते हैं, यानी कि जो सबसे डेफिनेट पोर्शंस होते हैं वो तो बच जाते हैं पर अदर पोर्शंस वहां पर नहीं बच पाते, ठीक है। तो स्कल मिला, स्कल के कैप मिली आपको, हो सकता है कुछ लॉन्ग बोन्स मिल जाए, ऑलराइट, पेल्विक बोन मिल जाए, तो इसके बेसिस पे हमें काम करना होता है। नाउ बेस्ड अपॉन द एक्यूरेसी हम यहां पर उसकी डेट्स निकाल लेते हैं और उसको एसोसिएट करते हैं इन दी आर्कियोलॉजिकल एंड पेलेंटोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। ये बात एम्बर एंड एम्बर ने पूरे पहले पन्ने पे अपने हमें बताई है और समझाई है। यहां पर हम देखते हैं, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि ईस्टर्न अफ्रीका को छोड़कर सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में भी आपको कई सारे ऐसे स्पेसिमेन मिलने लगे जिसको हम एक जीनस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के हिसाब के साथ लोकेट करते हैं, ऑलराइट। और दो इसके अंदर में इंपॉर्टेंट स्पीशीज आती है, आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, यहीं पे लिख दे, अफारेंसिस एंड अफ्रीकेनस,
ठीक है। रेमंड डार्ट का शायद आपने नाम सुना अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को कवर कर रहे हो, ठीक है। ही हैज बीन अ पाइवटल मेंबर। डेविडसन ब्लैक की आप बात कर लो तो साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका से कई सारे फॉसिल्स को इन्होंने निकाला है, और इसके लिए एक नेम को वहां पर, एक पेट नेम, कोड नेम क्या, पेट नेम या कह सकते हो आप, या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव नेम को वहां पर लिया जाता था, और कई सारे ऐसे फॉसिल्स आपको देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल दिकिका चाइल्ड, है ना, सलेम का जो फॉसिल है, सलेम ल्यूसी आपने नाम सुना होगा। ऑलराइट, इधर आप देखते हो लिटिल ल्यूसी भी इसको कहा जाता है। ऑलराइट, इसके ऊपर इवन आई थिंक स्कारलेट जॉनसन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी एक मूवी बनी, बहुत छोटी सी मूवी है, और किस तरीके से फ्यू जेनेटिक चेंजेस के वजह से किसी ड्रग को वो क्या करते हैं, स्मगलिंग कर रहे होते हैं ह्यूमन बॉडीज में छुपा करके, एंड वो ड्रग बायोकेमिकली रिएक्ट कर जाता है, और स्कारलेट जॉनसन एक सुपर ह्यूमन टाइप बन जाती है। ठीक है, वो टाइम से तेज ट्रेवल कर सकते हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो ये हमें उस मूवी के अंदर में देखने को मिल रहा होता है। ऑलराइट, तो इस पे ल्यूसी पे एक मूवी भी बनाई जा चुकी है। चलिए, अगर आपको एक्चुअली चीज़ों को ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ना है तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप एक एबल गाइडेंस के अंदर में प्रोग्राम में एनरोल करके फिर आप पढ़ो, क्योंकि एम्बर एंड एम्बर में आपको भी पता है पेपर 2 जो है 250 मार्क्स का पूरा मिसिंग है। हम कई सारे वीडियोस बनाते हैं फॉर अ लॉट ऑफ दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोर्सेज, बट डेफिनेटली उनके पास अच्छा खासा टाइम है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या फिर मे बी इनिशियल स्टेजेस में है, और वो 2 से 3 साल का समय सिर्फ प्रिपरेशन के लिए लेकर के चल रहे हैं। तो वहाँ पर आप हमारे वीडियोस के साथ 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 में कवरेज कर सकते हो, और आपकी वहाँ पर हेल्प हो जाएगी। कंटेंट हम यहाँ पर ऑनलाइन आपको पढ़ाते रहते हैं, पर अगर आपको एक टारगेट है आपका कि 24 मेरा टारगेट है, 25 मेरा टारगेट है, एंड व्हाट्सएवर, है ना, तो आपको क्या करना होगा कि एक बैच को आप जब ज्वाइन करते हो तो वो पूरा का पूरा कोर्स स्पेशली स्मार्ट अप्रोच के साथ कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन, मॉडल आंसर्स, बेहतर कंटेंट, ये सब सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही होती है, और 6 महीने में आप पूरी तैयारी करके टेस्ट सीरीज के साथ चले जाते हो अपना कवरेज करके। ऑलराइट, सो हमारे दिसंबर के बैचेस, अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो दिसंबर के बैचेस अपकमिंग है। 15999 में आपको टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ टेस्ट को लिए हुए है, वो आपको कोर्स यहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। एक कोड है, इसको लगाने के बाद, है ना, इसको आप जरूर लगाइएगा। एंड इनफैक्ट एंथ्रोपोलॉजी क्यों आप P2I से लेकर के SIP किसी भी बैच में अगर कर रहे हो, ऑलराइट, तो वहां पर भी आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाता है। एंड साथ ही साथ आप चाहे SIP में एडमिशन लेते समय इस कोड को लगाओ, चाहे P2I में या किसी भी और एंथ्रोपोलॉजी के कोर्स में, आपको पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस थ्रू सोशल मीडिया वहां पर मिल जाती है मेरे द्वारा। ऑलराइट, सो डू इंश्योर टू गेट द एडमिशन। आप अगर बाद में देख रहे हो, लेट्स से 2024 में देख रहे हो इस वीडियो को, है ना, तो कोई ना कोई अपकमिंग बैचेस हो सकते हैं। आप स्टडी IQ की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी आईडी जो है उस पर मुझसे पता कर सकते हो, या फिर खुद वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। मुझसे आप कैसे कांटेक्ट करोगे, कोई डाउट है एम्बर एंड एम्बर का, एडमिशन के रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, और एनी अदर डाउट, आप कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली उत्कर्ष सिंह _hair पे एक डायरेक्ट मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हो आप। फ्री मटेरियल जो भी एंथ्रोपोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्ली अपडेट्स आपको चाहिए, लिंक्स चाहिए, तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, अब हम यहाँ पर बाइपेडल लोकोमोशन को जब पहला कैरेक्टरिस्टिक मान रहे हैं, एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे देख रहे हैं, तो ये कैसे प्रोग्रेशन इसका हुआ, है ना, कहाँ से इसमें शुरुआत हुई, क्या क्या चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ये हमारे लिए जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऑलराइट, सो आप देखते हो कि जो क्रूशियल चेंजेस हैं अर्ली होमिनिन में, है ना, लाइक डेवलपमेंट ऑफ बाइपेडल लोकोमोशन, इसके साथ कुछ चेंजेस भी जो एसोसिएटेड थे, है ना, कुछ चेंजेस भी थे। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि जो पेल्विस रीजन है उसमें आपके चेंजेस आए, जो फेस है आपका वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया अगर आप एप से कंपैरिजन करते हो, है ना। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने एप्स के साथ डिफरेंस आप किस तरीके से कर सकते हो ह्यूमंस और एप के बीच में, वो फैक्ट आपको पूरे मैंने बताए हुए थे, समझाए हुए थे। ऑलराइट, जब आप डिफरेंस करने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे बीच में जो सेजाइटल क्रेस्ट है वो मौजूद है क्या, नहीं मौजूद। अब आप पूछोगे सेजाइटल क्रेस्ट क्या है, तो यही सारी बेसिक जानकारी जब आपको जाननी होती है तो एक कोर्स में आपको काफी हेल्प कर देती है, क्योंकि एम्बर एंड एम्बर आपको कोई ऐसा इंसान समझ के चल रहा है कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता है, और वो सीधे सीधे उसके ऊपर लेवलिंग करना शुरू कर देता है। बट आई नो एंड वी नो इन इंडिया एंथ्रोपोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन ही है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, 95% ऑफ द प्लेसेस अक्रॉस इंडिया ग्रेजुएशन लेवल पे हो रहा है। तो इट इज़ नॉट दैट कि आपने बचपन में पढ़ा है या फिर आपकी बेसिक्स क्लियर है, अनलाइक द वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन नेशंस, अमेरिकन नेशन, जहाँ पर
शुरुआत से स्कूलिंग लेवल से एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जा रहा होता है। ऑलराइट, सो यही सारी चीज़ें बेसिक्स आपको बैचेस में क्लियर करा दी जाती है, जो आपको करने में, एक तो आप सेल्फ प्रिपरेशन करने में वो हो नहीं पाती है, और अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलराइट, तो अगर आप टाइम को बचाना चाहते हो और अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप बैचेस को ज्वाइन करके इन चीज़ों को बेसिक से पढ़ सकते हो। तो सजाइटल क्रेस्ट हो गया, न्यूकल क्रेस्ट हो गया, जो हम डेंटल आर्केड देखते हैं वो हमारा ज़्यादा पैराबोलिक हो चुका है। सीमियन सेल्फ जो है, मसीटर, टेम्पोरलिस, ये सारी चीज़ें आपको इनमें रिडक्शन या फिर टोटली डिसअपियरेंस आपको देखने को मिला। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं तो जो जॉज है उसमें जो अभी मैंने बताया है ना कि डेंटल आर्केड भी आपका पैराबोलिक हो चुका है। ये सारे चेंजेस जो हैं जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ, बाइपिडल लोकोमोशन, दो पैरों पे चलने की विधा के साथ जो एसोसिएटेड है, ये सब लगभग 2 मिलियन ईयर्स आफ्टर बाइपिडल लोकोमोशन आए। इवन कई सारे कॉम्प्लेक्स ट्रेट को आप देखते हो। फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ फायर की बात की थी, जिसकी अर्लीस्ट अज्यूमेबल डेट हमें क्या देखने को मिलती है, 1.5 मिलियन ईयर अगो, और एसोसिएटेड किसके साथ है, होमो इरेक्टस के साथ, होमो इरेक्टस के साथ। तो ये 1.5 मिलियन साल पहले आई, और हमारे पास डेफिनेट एविडेंसेस ऑफ बाइपेडल लोकोमोशन कब के हैं, 4 मिलियन ईयर को, यानी कि 3.5 मिलियन ईयर तक आपके वो गैप रहा इतना लंबा। तो बाकी चेंजेस जो कि हम एसोसिएट करते हैं इन सब के बीच में एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर का जो गैप है वो बना हुआ है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि हम जब कंफर्म करना चाहते हैं कि ये बाइपेडल लोकोमोशन कैसे आया, कब आया, है ना, इसमें एक और दिक्कत है, जो फॉसिल रिकॉर्ड है अभी हमने कहा काफी कम है, स्पार्स है, इतनी ज्यादा हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, खासकर 8 से लेकर के 4 मिलियन ईयर अगो के बीच के जो फॉसिल्स हैं। ऑलराइट, पर हम मानते हैं कि जो प्रोटो होमिनिन्स रहे होंगे, शुरुआती होमिनिन्स रहे होंगे, है ना, उनके बीच में एक पार्शियल बाइपेडल लोकोमोशन तो डेफिनेटली रहा होगा, जिस प्रकार से आज के एप्स के बीच में है, लंबी दूरी ना सही थोड़ी दूरी तक वो बाइपेडल पैटर्न पे लोकोमोट कर सकते हैं। तो यानी कि ओकेजनली बाइपेडल लोकोमोशन वाज समथिंग दैट वाज इवन फाउंड अमंग दोज पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे कि आज के एप्स और मंकीज में देखने को मिलता है। एम्बर एंड एम्बर में यहां पर एक चार्ट को भी बनाया हुआ है, जो हमने बात किया कि सदर्न अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका को आप एक क्रेडल के रूप में देखते हो, जहां से हमें बहुत सारे फॉसिल्स, रिच फॉसिल्स मिल रहे हैं। ऑलराइट, सो आप चाहे 4 मिलियन ईयर अगो का टाइम पीरियड निकालिए, 3 मिलियन, आपने देखा है कि अलग अलग स्पीशीज यहां पर आपको एविडेंसेस फॉसिल के दिखा रही है। फॉर एग्जांपल इन्होंने 4 मिलियन के कैटेगरी में यहां पर सिचुएट किया हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अनामेंसिस को एंड अफारेंसिस को। मे बी आपको इमेज में ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, जो हम पीपीटी को, पीडीएफ को शेयर करेंगे एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम में, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। 3 मिलियन ईयर के आसपास ये एथियोपिकस पैरेंथ्रोपस जो है और अफ्रीकेनस, पैरेंथ्रोपस बोसी एंड पैरेंथ्रोपस रोबस्टस को यहां पर लोकेट करते हैं। तो एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस जो इसका है ना, उसको समझाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। नाउ कमिंग टू दी, जब आप बात करते हो कि जो एमर्जेंस है बाइपेडल लोकोमोशन का, ये कोइंसाइड करता है एक पर्टिकुलर इवेंट से, फेज से, जिसको हम कहते हैं सवानास का एक्सपेंशन, है ना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दीज विच आर अकरिंग, हमने लास्ट लेक्चर में भी चैप्टर 5 में भी डिस्कस किया था, प्राइमेट्स पास्ट एंड प्रेजेंट में, कि चेंजेस जो है ये इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन के साथ, चेंजेस के साथ एसोसिएटेड है ना। आपने देखा किस तरीके से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वैगनर की थ्योरी है, उसमें जो ड्रिफ्ट हो रहे है ना, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया है, लॉरेशिया आपको देखने को मिला है, गोंडवाना लैंड देखने को मिला है, इंडिया की पोजीशन प्रेजेंट डे में कैसे अफ्रीका के हिस्से से अलग होकर के प्रेजेंट पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो चेंजेस ने कई सारे सक्सीडिंग इवेंट को वहां पे रिजल्ट किया है ना। ग्रेजुअली आप बाद के समय में आकर के देखते हो तो समाना लाइक जो कंडीशन है वो अफ्रीका में प्रिवेल करने लगी। मतलब क्या है, जो रिच फॉरेस्टेड, डेंस फॉरेस्टेड, टॉल फॉरेस्ट के साथ के रीजन थे वो ग्रेजुअली कम होने लगे मोस्ट ऑफ द पार्ट में, और वहां पर जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है कई जगहों पर वो प्रिवेल करने लगा। पूरे अफ्रीका की बात नहीं करें पर लॉट ऑफ रीजन्स में। तो ऐसा माना जाता है स्कॉलर्स द्वारा कि जिन जगहों पर ये टॉल फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर रहा, उन जगहों पर तो अभी भी आर्बोरियल नेचर था प्राइमेट्स का और हमारे जो अर्लियर होमिनिन्स थे उनका, ठीक है। पर जहां पर ये सवाना लाइक कंडीशन, ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्रिवेल करने लगा, वहां पर टेरिस्टेरियलिटी वाज द नेसेसिटी। तो नेचुरल सिलेक्शन ऐसी जगहों पर क्या करेगा,
वो फेवर करेगा टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन को, है ना। और उस टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन के लिए कई सारे बॉडीली चेंजेस आने लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप कल तक 4 पैरों पे चल रहे थे और आज अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप 2 पैरों पे। अगर ऐसा होता तो मे बी एप्स भी यूजुअल तौर पे लंबे डिस्टेंस को 2 पैरों पे चलते, क्योंकि कई फायदे हैं, एडवांटेज, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट आपको कई सारे स्केलेटन एंड अदरवाइज चेंजेस चाहिए होते हैं जो आपके बाइपेडल लोकोमोशन को सपोर्ट करें, जिसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द पार्ट नेचुरल सिलेक्शन, ओपन एरिया जो इस तरीके के ग्रासलैंड वाले एरियाज थे, है ना, नेचुरल सिलेक्शन वहां पर क्या करेगा, ओपन एरियाज में टेरेस्ट्रियल हैबिटेशन को, टेरेस्ट्रियल पैटर्न्स को सपोर्ट करेगा। ऑलराइट, आप देखते हो कि इस बाइपेडल लोकोमोशन का जो ओरिजिन है, इसको समझाने के लिए कई सारी थ्योरीज दी गई और एम्बर एंड एम्बर में ये पर्टिकुलर पैराग्राफ रिपीटेड है, क्योंकि लास्ट चैप्टर प्राइमेट पास्ट प्रेजेंट में आपने उन सारी थ्योरीज को डिटेल में पढ़ा है। जो कार्टमिल की हाइपोथेसिस है ना, विजुअल प्रिडेशन का जो उन्होंने मॉडल दिया हुआ है कि किस तरीके से हमारे अर्लीस्ट जो एंसेस्टर रहे होंगे, जिनको हम पेलियोसीन क्रिटेशियस बॉर्डर पे रखते हैं, वो इंसेक्टिवोरस रहे होंगे। और इंसेक्टिवोरस नेचर के लिए, इंसेक्टिवोरस ऑर्गेनिज्म के लिए, डाइटरी पैटर्न के लिए, इट वाज नेसेसिटी टू हैव अ इंक्रीज विजुअल ऑक्यूटिटी एंड रिडक्शन इन दी शेप साइज। तो जो भी चेंजेस आए वो क्यों आए, क्योंकि हम इंसेक्टिवोरस नेचर थे। और बाकी थ्योरी जो थी वो कैसी थी, आर्बोरियल नेचर की। उनका कहना था कि जो हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर है, प्राइमेट के लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, वो आर्बोरियल नेचर के थे। और ये सारे फीचर जो उनके बीच में है, आंखों का सामने आना एंड लॉट ऑफ अदर फीचर जिसकी हमने बात की, वो क्यों है, वो आर्बोरियलिटी को ही सपोर्ट करने के लिए बने हुए हैं, आर्बोरियलिटी को ही सपोर्ट करने के लिए बने हुए हैं। ऑलराइट, चलिए, सो ये वापस से हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में वी हैव in depth discussed all these points जो theories हैं pertaining to the changes in bipedal locomotion. Now एक important author यहाँ पर आ जाता है, हाईलाइट कर देते हैं इनको दूसरे कलर से, जिनका नाम है गॉर्डन ह्यूज। ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो इंपॉर्टेंस है कैरी करने की, है ना, जो मीट आपने हंट किया, जो आप हंटिंग गैदरिंग करके जो फूड आपने कलेक्ट किया, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक आपको ले जाना है, ठीक है, क्योंकि प्रोविजनिंग है, फैमिली है, आप हंटिंग के लिए दूर दूर तक जाते हो, एरियाज तक जाते हो। अब जहां पर आप गए हो, सारे लोग तो पूरा ग्रुप तो जा नहीं रहा हंटिंग के लिए, जो कैंप्स है, जो हैबिटेशन साइट है, बाकी लोग वहां पर है, उनके लिए भी आपको लेकर के जाना है फूड। ऑलराइट, सो आप क्या करोगे, आप यू नीड टू कैरी मोर एंड मोर फूड अलोंग विद यू। अब क्वाड्रपेडल लोकोमोशन में दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप अपने दांतों में फंसा के, जॉज में फंसा करके कितना ही फूड ले आ सकते हो, ऑलराइट, जबकि आप अपने हाथों में ज्यादा चीज को कैरी कर सकते हो। तो यहां पर जो गॉर्डन ह्यूज हैं, इन्होंने इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया हुआ है कि जो हंटेड या स्कैवेंज जो मीट था, इसको ले जाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी थे कि आप बाइपेडल लोकोमोशन को ले आओगे। तो बहुत सारी थ्योरीज जो कह रही है कि ये इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, पर ह्यूज कह रहे हैं कि नहीं, आपके हैंड फ्री होने थे, ना सिर्फ टूल बनाने के लिए, टूल के लिए तो जरूरी है, वेपन के लिए तो जरूरी है, बट आपको फूड को भी कैरी करना है जो हंट करके आप ले जा रहे हो। पर कई सारे पेलेंथोलॉजिस्ट इससे एग्री नहीं करते। क्यों? उनका कहना है, उनका क्वेश्चन है कि वेदर अर्ली होमिनिन्स हंट करते थे या नहीं करते थे, दैट इज स्टिल डिबेटेबल। अभी उसी के ऊपर श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब आप प्राइमेट्स के जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हम 65 मिलियन ईयर अगो पहले बात कर रहे थे, वहां पर आप क्या देख रहे थे, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रूगीवोरस इन नेचर, ऑलराइट, और इंसेक्टिवोरस। मॉडर्न टाइम्स में भी आप आते हो तो आपको फ्रूगीवोरी और इंसेक्टिवोरी मोस्टली देखने को मिलती है। कार्निवोरस या ओमनीवोरस डाइट पैटर्न इतना ज्यादा प्रिवलेंट उस समय के जो स्पेसिमन है उनके बीच में भी नहीं था। और यही आजकल के भी कई सारे पेलेंथोलॉजिस्ट हैं जो मानते हैं कि वी कैन नॉट बी श्योर कि ये अर्लियर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये क्या हंटिंग करते रहे होंगे, स्कैवेंजिंग करते रहे होंगे या नहीं करते होंगे। तो अंटिल वी आर श्योर अबाउट दैट वी कैन नॉट कंफर्म दिस थिंग पर्टिकुलरली। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखते हो कि जो फ्रीइंग ऑफ हैंड है उसने प्रोटो ह्यूमंस को टूल बनाने के लिए भी, वेपन बनाने के लिए भी इनेबल किया। और ये तो अंडरस्टूड है, बनाएगा तभी तो वो हंट करेगा, हाथों से जाकर के वो बेयर से और बाकी जानवरों से तो लड़ेगा नहीं, ऑलराइट। कई हद तक इसने सोसाइटी को भी शेप किया, कल्चर को भी शेप किया, ऑल्दो दिस इज आई डोंट थिंक इट इज मेंशन्ड, बट अगर आप देखते हो कि यहां पर रोल पार्टीशनिंग होना शुरू हो गई थी इस टाइम फ्रेम में। मेन वर गोइंग फॉर हंटिंग एंड वुमेन जो थी, क्यों उनको घर पे रुकना था, है ना, क्योंकि जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, वो ह्यूमंस के केस में एक
पोस्टनेटल डिपेंडेंसी काफी ज्यादा होती है। जन्म के बाद जो डिपेंडेंसी है, आश्रित है जो बच्चा, वो पीरियड होता है वो काफी ज्यादा होता है। ऑलराइट, सो इट बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर द मदर्स टू स्टे एट द होम, है ना। सेफगार्ड करना, बच्चों को ऐसे छोड़कर जा नहीं सकते। ऑलराइट, सो ये रोल पार्टीशनिंग की मेन जो है वो इस तरीके की एक्टिविटीज में जाएगा, विमेन जो है वो डोमेस्टिक वर्क को वहां पर देखेगी। इस तरीके की चीजों का भी जो ओरिजिन है वो मे बी ऐसी ही टेंडेंसीज के साथ एसोसिएटेड माना जाता है एज पर अ लॉट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको और भी आगे ले जाते हैं, कहते हैं कि ये जो क्लियर कट डिवीजन और इनइक्वालिटीज आई हैं, है ना, जेंडर रोल्स जो हुए हैं, ये नियोलिथिक पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। सिंस अभी एम्बर एंड एम्बर उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, तो हम भी उसके ऊपर अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो मूविंग फॉरवर्ड, एक ये हैंड वाला आपने देख लिया। दूसरा बाइपेडलिज्म, जो बाइपेडलिज्म एज अ लोकोमोटरी पैटर्न, इट सीम्स टू बी वेरी मच एफिशिएंट। अगले पैराग्राफ के अंदर में ऑथर्स कहते हैं कि बाइपेडल लोकोमोशन ऐसा नहीं है कि लोगों के पास या फिर जो अर्लियर एंसेस्टर्स हैं उनके पास सिर्फ मजबूरी थी, है ना, कि सवाना लाइक कंडीशन प्रिवेल हो गई है, आपको पेड़ों से जमीन पे आना पड़ा और जमीन पे आने के बाद भी आप 4 पैरों पे चल सकते थे, ठीक है। बट जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो टॉल ग्रासेस हैं, आप ग्रासेस के पीछे, उसके पार नहीं देख सकते हो कि कौन सा मे बी कोई प्रेडेटर खड़ा हो जो हो सकता है आपको हंट करने के फिराक में। ऑलराइट, सो टू सी अक्रॉस द ग्रासेस या ओवर द ग्रासेस, ठीक है, आप दूसरे पार देख सको, दूर तक देख सको, इस चीज को इनेबल करने के लिए बाइपेडिज्म का लोकोमोशन था। तो ये तो मजबूरी वाला पार्ट हुआ, पर सिर्फ मजबूरी नहीं, एफिशिएंसी जो है या फिर फंक्शन जो है बाइपेडलिज्म के, वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये चीज बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर वर्क किया है एंड दे हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट बाइपेडल लोकोमोशन एज अ लोकोमोटरी पैटर्न इज वे मोर एफिशिएंट एंड एनर्जी सेविंग एज कंपेयर टू क्वाड्रपेडिज्म, है ना। तो जो आपकी एनर्जी डिसिपिएट हो रही है, खर्च हो रही है 4 पैरों पे चलने में, उससे कम एनर्जी आपकी यहां पर खर्च होगी जब आप बाइपेडली लोकोमोट करते हो। दूसरी चीज क्या होती है कि आप बाइपेडल लोकोमोशन का यूज करके लंबी दूरियों तक जा सकते हो। तो अब आप कहोगे कि लंबी दूरी तक जाना क्यों है, एक ही जगह पे कर ले, थोड़ी सी दूरी पे रह ले, क्या जरूरत थी, है ना। तो बाइपेडिज्म लोकोमोशन के लिए आपको जो लंबी दूरी कर रहे हो, जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, है ना, खासकर आप हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज को देखते हो, दैट इज इवन द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। सो व्हाट वी सी देयर, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज में पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम होती है, स्मॉल होती है, क्योंकि कोई सरप्लस नहीं है ना। आप अगर बहुत ज्यादा मीट हंट करके भी लिया है तो उसको ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते हो ग्रेन्स की तरह, कि आपने किसी पॉटरी में उसको स्टोर कर लिया और वो लंबे समय तक चल रहा है, वो खराब हो जाएगा। ऑलराइट, सो आप उसको जो भी लेकर के आए हो आप कंज्यूम कर लिया, या फिर अपने नेबरहुड में दूसरों के साथ आपने शेयर कर लिया, बांट लिया। ऑलराइट, ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब जो आपका शिकार है वो भी स्मार्ट है, वो भी जानवर है ना, वो एस्केप करेगा, भागेगा, या फिर आप इतने ज्यादा एपेक्स प्रेडेटर हो कि आपने एक पर्टिकुलर एरिया में पूरी की पूरी हंटिंग करके पॉपुलेशन को इरेडिकेट कर दिया। अब आप न्यूअर रिसोर्स जो कि आपके एनिमल्स हैं उनकी सर्च में नए ट्रैक पे जाओगे। तो जब हम कहते हैं कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज वर मोस्टली नोमैडिक इन नेचर, दे वर नॉट सेटल्ड। सेटलमेंट एकदम बढ़िया से कब शुरू हुआ, जब आप एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन के फेज में थे, है ना, परमानेंट सेटलमेंट वहां पर आने लगा। पर अभी आप एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह जा रहे हो, तो आपको लंबी दूरियां ट्रेवल करनी है ना, माइग्रेट करते रहना है, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करते रहना है, एक जगह से दूसरे जगह तक। Alright, that's why it was the need of that particular time to have bipedal locomotion। वो efficiency को बढ़ाना भी काफी ज्यादा हेल्पफुल था। अब ऐसा नहीं कि इस सिक्के की सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव साइड पे है ना, there are a lot of cons that are also associated with bipedal locomotion। सारी अच्छी अच्छी पिक्चर तो देख ली, पर बाइपेडल लोकोमोशन जो आया, हम कहते हैं ना कि विथ एवरी पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हर एक चीज के साथ जो कि बेहतर है उसके साथ कुछ ना कुछ, कोई भी चीज टोटली परफेक्ट नहीं होती है। एंड सेम गोज फॉर दी बाइपेडल लोकोमोशन। बाइपेडल लोकोमोशन एज अ लोकोमोटरी पैटर्न अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कई सारी दिक्कतें, कई सारे इश्यूज है, प्रॉब्लम है ना। सबसे पहला क्या, इट मेक्स इट वेरी मच हार्डर टू ओवरकम द ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी को आप ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों को झेल रहे हो।
और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कि ब्लड का सप्लाई आपके हेड तक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। जो सफिशिएंट ब्लड है उसको वहां तक पहुंचाने में ये एक मशक्कत का काम है कंपेयर टू क्वाड्रपेडल पेडल लोकोमोशन। ऑलराइट, दूसरा आप यहां पर बात करते हो, जो आपका लोअर बैक है, हिप्स का रीजन है, जो आपके नीज है, फीट है, उसके ऊपर एक हायर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। एक हायर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप कहोगे कि ठीक है, स्ट्रेस पड़ रहा है, इससे दिक्कत क्या है, पढ़ने दो, है ना, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही हमें। नहीं, इससे भी आपको कई ज़्यादा दिक्कत होती है। जो कंडीशन आप कई बार ऑस्टियो आर्थराइटिस की सुनते हो, है ना, इसमें ये काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि जो वेट बियरिंग बोन्स, उनके ऊपर जब इतना वेट आपका पड़ रहा है ड्यू टू दी इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन, तो क्या होगा, नॉर्मल से कई ज्यादा वियर एंड टियर होगा उन जॉइंट्स के बीच में, एंड इट विल रिजल्ट इनटू सच कंडीशंस। सो ऐसे भी कई सारे दिक्कतें एसोसिएटेड है विद बाइपेडल लोकोमोशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक और चीज को देखते हो जो एम्बर एंड एम्बर में मेंशन नहीं है, स्केलेटन चेंजेस जो बाइपेडल लोकोमोशन के साथ एसोसिएटेड थे, दे ऑल्सो डिमांडेड द नैरोइंग ऑफ द बर्थ कनाल। और आप इवोल्यूशनरी कोर्स में देख रहे हो कि जो क्रेनियल कैपेसिटी वो बढ़ रही है, हेड का जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है, क्रेनियल वॉल्ट का साइज जो है वो बढ़ रहा है। तो इवन जो पार्चुरेशन की प्रोसेस थी या फिर डिलीवरी जो बर्थ होता है बेबी का, इट हैज ऑल्सो बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। और कई बार इसने कंट्रीब्यूट किया इन्फेंट मोर्टेलिटी में या फिर जो मदर है उसकी मोर्टेलिटी। तो इट बिकम्स अ वेरी tragic process or a difficult process. All right, although there are cultural implication to that, but this is not given in amber and amber, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अदरवाइज ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है। इवन ये जो कॉस्ट ऑफ बाइपेडलिज्म है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट यूपीएससी क्वेश्चन, है ना, पर ये सिर्फ कॉस्ट नहीं पूछता है फायदा नुकसान दोनों बताइए। बाइपेडल लोकोमोशन से अच्छाइयां क्या है, बाइपेडल लोकोमोशन की बुराइयां क्या हुई, है ना, क्या आपको उसका हर्जाना देना पड़ा। ऑलराइट, सो बैक पेन वगैरह जो है, ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा बढ़ गई, है ना। कई सारी चीजों को हम पढ़ते हैं जब हम बैचेस में इस चीज को पढ़ रहे होते हैं, पर एम्बर एंड एम्बर ने सिर्फ 2 चीजें दी हैं, मैंने तो फिर भी आपको यहाँ पे फिर 2 एडिशनल चीजें बता दी। ऑलराइट, तो यही सारी दिक्कतें हैं, इसलिए भी सजेस्ट किया आपको एक प्रॉपर कोर्स के थ्रू इस चीज को पढ़ना चाहिए। बच्चे जब हमारे इनफैक्ट ओरिएंटेशन में मिलते हैं हमसे, जिन्होंने एडमिशन ले लिया होता है, वो भी थोड़ी बहुत गलत फहमी में रहते हैं कि सर बुक्स कौन सी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि जब आप कहीं पे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट जस्ट दी कि आप यहीं पे जब ज्वाइन कर रहे हो, आप कहीं पे भी ज्वाइन करोगे तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट अगर वो है तो चाहेगा कि आपकी पूरी तरीके से हेल्प करे, आपको कंटेंट, आपको जो गाइडेंस है, जो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, उसको पूरी तरीके से वो हैंडल करने की कोशिश करेगा। तो इंस्टीट्यूट में जाने के बाद अगर आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे पढ़ो, हमारा मटेरियल पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप 10 किताबें और पढ़ो, तो वो इंस्टीट्यूट सही नहीं हो सकता, है ना। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो इतनी सारी किताबों को पढ़ते हो। जो भी इंस्टीट्यूट अगर ठीक तरीके से पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल इवन स्टडी आईक्यू में जब आप एंथ्रोपोलॉजी में एनरोल होते हो तो 17 to 18 एट टाइम्स और भी ज्यादा सोर्सेस को हम रेफर करके, जिसमें एम्बर एंड एम्बर भी शामिल है ना। और कंटेंट सब में अलग नहीं होगा, फ्रेजिंग अलग हो सकती है, वर्डिंग अलग हो सकती है, एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज अलग हो सकते हैं, कुछ एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हो सकता है थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बट 85% कंटेंट जो होता है सारा का सारा सेम होता है, ठीक है। अगर आपको नियोलिथिक रिवोल्यूशन पढ़ाना है या फिर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, तो आप 10 किताबें पढ़ो, वो बदल नहीं जाएगा। फीचर जो है ना, ऐसा नहीं कि ड्रेनेज गायब हो जाएगा, सिटाडल्स गायब हो जाएंगे, वो रहेंगे वहां पर, है ना। हो सकता है कोई नई रिसर्चेज उस पर आ जाए, कोई नई एक्स्ट्रा एविडेंसेस को कोट कर रही हो कोई किताब, सो सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। सो व्हेन वी आर मेकिंग दोज नोट फॉर यू इन द बैचेस, सो आपके नोट्स में एम्बर एंड एम्बर और इससे भी कई ज्यादा बेहतर किताबें जो हैं, एम्बर एंड एम्बर से कई बेहतर किताबें फॉरेन ऑथर्स ने लिखी हुई है, बस इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग और एसेसिबिलिटी इंडिया में आसान है, वरना इट इज अ वेरी बेसिक बुक। आप बाहर जाकर कहोगे तो सब कहेंगे आप बच्चों की किताबें पढ़ लो एंथ्रोपोलॉजी के लिए, इट्स लाइक अ किड्स बुक। ऑलराइट, सो उन किताबों से भी मैटर को लिया गया है। इंडियन ऑथर्स जो हैं उनकी किताबों में एक दिक्कत है कि पब्लिशर जो है वो काफ़ी सिंपल है, नॉर्मल जो रीजनल पब्लिशर होते हैं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक, एरर, डेट, ये सारी चीज़ों में बहुत गलतियां हैं। ऑलराइट, पर ठीक है, किताबें वो भी ठीक है, और वहाँ से भी हमने चीज़ों को लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंटरनेट रिपोजिटरीज है, सोर्सेज है, जहाँ पर भी बेहतर
इंफॉर्मेशन है उसको भी यूटिलाइज किया जाता है। सो यहाँ पर आने के बाद आपको 10-20 सोर्सेस को नहीं देखना होता है, ठीक है। तो जब भी आप एम्बर एंड एम्बर को कि सर हम एम्बर एंड एम्बर को कैसे पढ़ें, जब आप बैच में आ गए हो तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब आपका ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी होता है, अदरवाइज आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसमें एम्बर एंड एम्बर इंक्लूडेड है और इसके साथ और भी 17 सोर्सेज और इंक्लूड होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एड्रियानी ज़िल्मैन जो कि एक स्कॉलर है, इनके वर्क को देखते हो तो ये कहते हैं कि फीमेल्स के बीच में ये चीज तो दोहरा ट्रबल को, प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। इट इज अ डबल ट्रबल फॉर दी फीमेल्स। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप देखते हो जो एक लंबा इवेंट है, इट इज नॉट कि 1 दिन 2 दिन 3 हफ्ते 10 हफ्ते का वहां पर सवाल है, एक प्रोलॉन्ग इवेंट है और उस इवेंट के दौरान जो बर्डन है, जो वेट है ना, वेट बियरिंग जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इन द केस ऑफ फीमेल से, इन द केस ऑफ फीमेल से। इट इज अनदर प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। सो फायदे तो हैं, बहुत सारे फायदे हैं बाइपेडल लोकोमोशन के, पर थोड़ा सा उसको आपको हर्जाना भी वहां पर भरना पड़ता है। नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये बाइपेडल लोकोमोशन हुआ तो इसके लिए कई सारे स्केलेटल चेंजेस भी हुए होंगे, जो हमने अभी पहले भी कहा था आपको। ऐसा था नहीं कि आप एक पूरे 30 सालों तक आप 4 पैरों पे चले और एक दिन आपने डिसाइड किया कि नहीं 2 पैरों पे चलना ज्यादा फायदेमंद है, चलो मैं 2 पैरों पे खड़ा हो जाता हूँ, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। ऐसा नहीं था, है ना। ग्रेजुअली कई सारे चेंजेस हुए होंगे, पेल्विस रीजन में, स्कल के रीजन में, आपके a lot of other जो स्केलेटन चेंजेस है वो इनकॉर्पोरेट होंगे, जिससे आप एफिशिएंटली आज की डेट में बाइपेडल लोकोमोशन कर सकते हो लंबे समय तक, है ना। तो उन सारे चेंजेस को हम एक बार देख लेते हैं। बहुत कम चेंजेस और कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस को एम्बर एंड एम्बर ने इग्नोर किया है, पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं, बुक को कवर कर रहे हैं तो बुक को ही कवर करना है। एडिशनली ज़्यादा चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो एम्बर एंड एम्बर का कवरेज जो है, अगर वो 70 आवर्स 60 आवर्स में होना होगा तो वो 100 आवर्स पहुंच जाएगा, एंड दैट वी डू नॉट वांट इट, है ना। वी वांट टू बी वेरी ट्रू टू द नेचर ऑफ द बुक। एम्बर एंड एम्बर कर रहे हैं तो एम्बर एंड एम्बर ही करेंगे, एडिशनल चीज़ों को नहीं लगेंगे। फोरामेन मैग्नम आप देखते हो एक कैविटी, एक होल है। फोरामेन का मतलब ही वो गैप, एक कैविटी से होता है। जो आप देख रहे हो कि एक बड़ी कैविटी जो है जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास कर रहा है। तो जब तक आप क्वाड्रपेडल लोकोमोशन करते थे तो ये थोड़ा सा पोस्टीरियरली प्लेस था। अब आप जब एक इरेक्ट पोस्चर पे हो, बाइपेडल लोकोमोशन पे हो, तो इसकी जो पोजीशनिंग है वो फ्रंट पे आ गई, और ये वेट बियरिंग ग्रेविटी के लिए काफी ज्यादा हेल्प करती है। खासकर आपकी स्पाइन्स भी जो है वो कोनिकल, वर्टिब्रेज जो है वो आपके कोनिकल वे में, वो भी क्या करती है, एक सपोर्ट को प्रोवाइड करती है कि आपका जो हेड है, स्कल वाला जो पोर्शन है, ये आसानी से प्लेस रहे टॉप पे। ऑलराइट, तो दीज चेंजेस वर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बाइपेडल लोकोमोशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपने पेल्विस के शेप को देखते हो तो वो काफी ज्यादा बोल शेप्ड है ना। लॉन्गर आपका प्रोपोर्शन में जो आपको वाइडर प्रोपोर्शन है वो उसका देखने को मिलेगा। जबकि आप एप्स के केसेस में देखोगे, बाकी होमोनॉइड्स में देखोगे तो फ्लैटर आपको क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये बोल शेप क्या कर रहा है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको एक तरीके से आपके सपोर्ट करने का काम कर रहा है। ऑलराइट, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको ड्यूरिंग दिस बाइपेडल लोकोमोशन वो सपोर्ट करने का काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपकी एंकल बोन्स हैं वो भी क्या कर रही है, एक एनलार्ज ग्रुप की तरह मिलकर के एक रॉबस्ट हील को बना रही, जो बाइपेडल लोकोमोशन को एक बहुत ही ज्यादा हद तक एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ऑलराइट, मस्कुलेचर के लेवल पे आते हैं। साइट्स ऑफ अटैचमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्केलेटन के साथ साथ मस्कुलेचर भी आपका इन्वॉल्व है ना। तो आपके पास ऐसी स्पेशलाइज मसल्स होनी चाहिए और उन मसल्स के लिए साइट ऑफ अटैचमेंट होना चाहिए जो आपके इस पूरे के पूरे बाइपेडल लोकोमोशन और इन स्केलेटन चेंजेस को एक साथ एकजुट कर पाए। सो देयर आर वेरियस साइट्स ऑफ पेल्विस रीजन में ही अगर आप जाकर के देखते हो तो बहुत सारे आपको मसल अटैचमेंट साइट देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लीनिया एस्पेरा ऑफ द फीमर के बारे में आपने शायद सुना होगा, है ना। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है यहां पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपने फीट के रीजन में जाओगे, अपने फुट के रीजन में जाओगे, जब होमिनिन्स के फुट को आप देखोगे तो वहां पर आर्चेज आपको प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलती है। तो 2 प्रकार की आर्चेज है, नाम नहीं लिखा है और यहाँ पे दिया नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं एडिशनली। एक डॉर्सी प्लांटर आर्चेज होती हैं और मेडिस लेटरल आर्चेज होती हैं। ये आर्चेज क्या कर रही हैं, वेट बियरिंग में, सपोर्ट में, और ये जो फोर्सेज हैं, है ना, जो आप वॉकिंग के समय बेयर कर रहे हो उसको अब्जॉर्व करने में काफी ज्यादा आपकी हेल्प कर रही होती है, जिससे आप एफिशिएंटली वर्क कर सको। कई केसों में आप देखोगे कई इंडिविजुअल के बीच में फ्लैट
फीट जो होता है इसकी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो पूरा फीट है वो आप देखते हो ग्राउंड पे टच कर रहा है, उसके बीच में गैप नहीं होता, ये आर्चेस वहां पर नहीं फॉर्म होती है। और अब कई तरीके गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन में देखो, खासकर अगर आपको आर्मी में जाना है तो ऐसे लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर में छट जाते हैं, हट जाते हैं, उनको साइड कर दिया था, बिकॉज लॉन्गर डिस्टेंस आप कवर करोगे तो आपके फीट में, आपके नीज में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और ऐसी जो जॉब है उस जॉब का नेचर ही वो है कि आपको लॉन्ग ट्रेवल, कई बार रनिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जो आपकी फिजिकल स्ट्रेन है वो वहां पर आने वाला है। तो बाद में यंगर टाइम फ्रेम में, नॉर्मल कंडीशन में तो आपको उतना नहीं पता चलता है कई बार, पर जब ऐसे स्ट्रेन लाइक कंडीशन में आप जाते हो तो वो चीज़ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है एंड यू कैन इवन बिकम अ बर्डन ऑन दी अदर। सो दैट्स वाई सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और वो पूरी तरीके से यहाँ पर रिजेक्शन कर देते हैं। लॉट ऑफ पीपल जिनके में माइनर ये चीज़ें होती हैं उसको कम से कम समय में उसको ओवरकम करके टेस्ट में जाने की कोशिश करते हैं, टेस्ट को क्लियर करने की इनफैक्ट कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर देते हैं कि जब ट्रांजिशन हुआ होगा, होमोनॉइड्स का ग्रुप, जिसके अंदर में होमोनॉइडिया के अंदर में कौन कौन आ रहा था, कॉन्गेट्स यानी कि एप्स और आपके ह्यूमंस और उसके एंसेस्ट्रल फॉर्म दोनों, वहां से लेकर के हमारे और हमारे एंसेस्टर के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ होगा, उस ट्रांजिशन के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन है, कौन रहा होगा उस ट्रांजिशन के समय पे। तो आज से लगभग हम 2-3 दशक पहले जाते हैं, 1990 की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जिसको हम उस जगह पर सिचुएट कर सके, ट्रांजिशन जोन में सपोर्ट कर सके। पर 1990s के बाद आपको अच्छे खासे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आर्डिपिथिकस रेमिडस, जो कि डेट करता है अराउंड 4.4 से 5.2 मिलियन ईयर तक। ठीक है, ओरोरिनटेगेंसिस जो कि 5.8 से लेकर के 6 मिलियन ईयर अगो तक डेट करता है, ये भी आपको 90s के दशक में मिला, टुवर्ड्स द एंड फेज, है ना। बाद में कुछ और फॉसिल्स मिले। और सबसे अधिक रीसेंट जो इन ट्रांजिशन फेज में था वो कौन था, साइलेंथ्रोपस शेडेंसिस, जो चैट का रीजन है आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है, वहां पे फॉसिल मिलता है, और जो 7 मिलियन ईयर अगो के भी ऊपर जा रहा है, 7.1 7.2 मिलियन ईयर के आसपास ये डेट वहां पर कर रहा होता है। ठीक है, पर ये जो साइलेंथ्रोपस शेडेंसिस है ये एक मिक्स्ड ग्रुप को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। इसके जो ट्रेट्स हैं वो काफी मिले जुले टाइप के हैं, है ना। कुछ होमोनॉइड है, कुछ होमोनिन है, कुछ हमारे जैसे हैं, कुछ एप लाइक फीचर, नॉन ह्यूमन लाइक एग्जैक्टली जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये साइलेंथ्रोपस जो कि हमको 2001 में मिला था, इसका कंप्लीट स्कल आपको मिल चुका था, पूरी बॉडी नहीं मिली थी, पूरा स्केलेटन नहीं मिला था, पर स्कल जो है वो कंप्लीट था। जो जैसा कि आपको बताया, होमनिन होमोनॉइड के मिक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्कल इटसेल्फ जो था उसमें आप देखते हो स्मॉल ब्रेन है, होमोनॉइड लाइक था, है ना, हमारे ऐसा नहीं था, स्मॉल ब्रेन आपको देखने को मिल रहा है। जो ब्रो रिजेस होती हैं, जिसको सुपर ऑर्बिटल रिजेस आप कहते हो, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। फेस जो है काफी ज्यादा वाइडर है ना। ये सारी चीजें होमोनॉइडिया की तरह है। हमारे में सुपर ऑर्बिटल रिजेस प्रोमिनेंट नहीं है। हमारा ब्रेन इतना हमारा ब्रेन लार्जर है, स्मॉलर नहीं है। पर जो डेंटल रीजन है, जो डेंटल फीचर्स को आप देखते हो, तो वो ह्यूमन लाइक थे, है ना। तो ये ट्रांजिशन के जोन में एकदम फिट इन बैठ जाता है कि आप अभी ट्रांजिशन कर रहे थे। और इसके बाद के जो ग्रुप आने लगते हैं उसको हम मोर और मोर होमनिन्स के जैसा पाने लगते हैं। फॉर एग्जांपल ओरोरिनटेगेंसिस जो कि आपको 1998 में मिला था, लगभग 6 मिलियन ईयर, 5.8 टू लेके 6.1 6.2 तक भी इसकी रेंजेस आती हैं, डेट करता है। ये जो है इसके बीच में देयर इज अ डिबेटेबल आर्गुमेंट कि ये सबसे अर्लीस्ट बाइपेडल लोकोमोशन करने वाला होमिनिन रहा होगा। ऑलराइट, पर इट इज नॉट येट क्लियर। चांसेस हैं पर अभी क्लियर नहीं। शायद मैंने यहाँ पे पॉइंट में मेंशन भी किया होगा कि ओरोरिनटेगेंसिस के बाइपेडल लोकोमोशन के अच्छे खासे चांसेस हो सकते हैं। तो इसको ढूंढा किसने था, यहाँ पर अगेन शायद बताया नहीं है, दोनों का नाम नहीं है, किसी एक का नाम है, पर आप लिख लीजिए सिनेट एट ऑल एंड ब्रूनेट एट ऑल, यानी कि सिनेट और उनके साथ जो उनके सहयोगी थे और ब्रूनेट, इन लोगों ने 1998 से 2001 के बीच में इन फॉसिल्स को ढूंढा हुआ था। ऑलराइट, बाद में टिम वाइट जो कि एक लीडिंग पैलेंटोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी आर्डिपिथेकस के ऊपर कई सारे काम किए और उन्होंने ऑलमोस्ट इस चीज को असर्टेन किया कि बाइपेडल लोकोमोशन वाज क्वाइट अ फीचर ऑफ आर्डिपिथेकस रेमिडस, जो कि डेट करता है अराउंड 4.4 से लेकर के 5.8 मिलियन ईयर अगो तक। तो हमने कंफर्म करके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी किसको माना हुआ है, और आर्डिपिथेकस के बाद के ग्रुप को, है ना, यानी कि जब आप ऑस्ट्रेलियोपिथ की बात करते हो। ठीक है, सो ये ट्रांजिशनरी फेज की बात हो गई। अब ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ द यूनिट है वो हमें इंट्रोड्यूस कराएगी किसके साथ, जो
बाइपेडल लोकोमोशन को करने वाले ग्रुप हैं, जो क्लोजर हमारे मेंबर्स हैं, जो कि डेट कर रहे हैं लगभग 30-35 लाख मिलियन ईयर को पहले। एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो इलेबरेट टूल मेकिंग एंड कल्चरल कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड है ना। तो अब हम प्लियोसीन, जो आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताई थी, याद होगी, अब हम प्लियोसीन प्लीस्टोसीन के एविडेंसेस के ऊपर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। प्लीस्टोसीन कब स्टार्ट हुआ? 2.6 मिलियन ईयर को पहले, और वहां पर जो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है, होमो हैबिलिस है, आपका इरेक्टस है, ऑलराइट, और प्लियोसीन प्लीस्टोसीन के बीच की जो बाउंड्री है वहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इवन अगर आप आर्डिपिथेकस के कुछ फॉसिल्स को देखते हो, सारे तो नहीं पर कुछ फॉसिल्स, मोस्ट फॉसिल्स इनफैक्ट आपको प्लियोसीन के अंदर में देखने को मिलता है। इससे पहले जो फॉसिल मिल रहे हैं, जो कि ओरोरिन का फॉसिल है, सालंथ्रोपस का फॉसिल है, ये आपको मायोसीन या फिर उसके भी प्लियोसीन मायोसीन के जंक्शन में बेसिकली देखने को मिल रहे होते हैं, है ना। तो हमने शुरू किया था कहां से? क्रिटेशियस पेलियोसीन के जंक्शन से, 65 मिलियन ईयर अगो, जब हमने परगटोरियस को एज अ अर्लीस्ट प्राइमेट एंसेस्टर के रूप में माना था, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माना था, है ना। एडेपिस की बात की थी, स्माइलोडक्टस की बात की थी, कार्पोलेस्टिडी की बात की हुई थी, ऑलराइट, प्लेसेडिफॉर्मस की बात की हुई थी, और अब हम 65 मिलियन ईयर अगो से कहां पर पहुंच रहे हैं? लगभग 5 मिलियन ईयर अगो पे। तो इतनी डिस्टेंस आपने कुछ 3-4 लेक्चर में यहां पर कवर की, 2 चैप्टर के अंदर में। अब प्लीस्टोसीन यानी कि जो आइस एज के साथ वाला पीरियड होता है, इलेबरेट कल्चर मेकिंग, टूल मेकिंग, फायर और बहुत सारी चीजें और आने लगी, वो सब हम पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज यूनिट 6 में डिस्कस करेंगे। एंड रिमाइंडिंग यू वंस अगेन कि अगर आपको सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना है और बेसिक्स के साथ कवर करना है, क्योंकि जब एम्बर नंबर कवर करते हैं तो एम्बर अज्यूम कर रहा होता है कि आपको बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स पता है, सजाइटल क्रेस्ट क्या है, सुपर ऑर्बिटल रिजल्ट्स क्या है, मेस्ट्रॉइड प्रोसेसेस क्या है ना, ब्रेगमा क्या है ना, सूचर्स जो अलग अलग होते हैं वो क्या है। तो ये सब वो अज्यूम कर रहा है कि आपको पता है, पर कहाँ से पता होगा? स्कूलिंग में तो होती नहीं एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में, कुछ एक आध राज्यों को छोड़ के। तो जाहिर सी बात है आपको बेसिक से चीज़ों को समझनी है ना, तभी आप करते हो। तो मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शन है, और आपको इसकी क्लासेस लेनी है अगर, तो अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो जब मैंने इसको शूट किया है, तो 12th ऑफ दिसंबर इज द नियरेस्ट बैच। यहाँ पर शायद छुप रहा है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 12th ऑफ दिसंबर इज द नियरेस्ट बैच। यूएस लाइव का कोड ही आपको लगाना है स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स पे, चाहे आप ऑप्शनल में ले रहे हो, चाहे आप किसी और कोर्स में ले रहे हो, ठीक है। तो 15,999 में आपको कोर्स जो है, इनफैक्ट बाकी जो कोर्सेज है वो अपने मिनिमम डिस्काउंट पे, मिनिमम प्राइजेस पे, मैक्सिमम डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सी ऑल, होपफुली सी ऑल इन द बैचेस। यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए आपको प्लेटफॉर्म बताए हुए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 पार्ट 2 को यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ वेरी नाइस डे, प्रिपेयर वेल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर कवरिंग विद कंटिन्यूइंग द जर्नी ऑफ एम्बर एंड एम्बर। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।